Hello student, welcome in school management and leadership class. कल मैंने शैक्षिक नेतृत्व के सिद्धांतों के विषय पर प्रकाश डाला था। आज मैं एक अच्छी नेतृत्व शक्ति को, एक शैक्षिक नेता में कौन-कौन से गुणों का होना आवश्यक है, उस पर मैं चर्चा करूंगी कि एक अच्छे नेता को कैसा होना चाहिए। एक अच्छे नेता के अंतर्गत अपने समूह के सदस्यों के लिए सेटिंग विजन, उनका अपने विजन को निर्माण करने में, अपने ग्रुप या संस्था के प्रति विजन या उसके उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस विजन और मिशन को लेकर के संस्था के लिए काम करना है। और अगर हमारा विजन और मिशन सही होता है तो हम कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होती है। दूसरा, एक शैक्षिक नेता को इनिशिएटिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनिशिएटिंग कैपेसिटी अगर उसकी अच्छी होती है तो वो संस्था के लिए नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन, उनके लिए जो है सही निर्णय लेना, नियुक्तियां करना, कार्यों का बंटवारा करना और अंततः उन चीजों का मूल्यांकन अगर किया जाता है तो तभी हो सकता है जबकि एक नेता की एक इनिशिएटिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगला जो है इंस्पिरेशन की योग्यता, इंस्पायरिंग। एक जो शैक्षिक नेता होता है उसको अपने संगठन के सदस्यों को इंस्पायर करने की योग्यता होनी चाहिए। इससे वो एक उचित दिशा और गति के साथ व्यावसायिक, शैक्षिक और विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक, विभिन्न प्रकार के निर्णयों को वो आसानी से ले सकते हैं और ये तभी वो कर सकते हैं जबकि वो हर व्यक्ति को इंस्पायर करने के लिए जागरूक हो। हर व्यक्ति को किस तरीके से इंस्पायर करना है, ये चीज अगर उन्हें आती है तो वो एक संगठन को, एक समुदाय को जिसके कि वो नेता हैं, उसका सफल नेतृत्व वो कर सकते हैं। सपोर्टिंग सिस्टम, जो एक नेता है उसे हर व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। हम अपने समुदाय में, अपने ग्रुप में या अपनी संस्था के अंतर्गत अगर हम अपने जो लोग हैं, जो हमारे सहयोगी जन हैं या जो हमारे अधीनस्थ लोग हैं, अगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके विचारों को नहीं सुनते हैं, उनका वैयक्तिक आदर नहीं करते हैं और कार्य के प्रति अगर नेता आस्थावान होता है तो वो हर व्यक्ति के कार्यों को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। वो हर एक व्यक्ति को उसके, चाहे वो उसके वैयक्तिक कार्य हो, चाहे वो शैक्षिक कार्य हो, चाहे वो संस्थागत कार्य हो, चाहे उसके कुछ सामाजिक कार्य हो, अगर संस्था का जो नेता है अगर वो सपोर्ट करता है तो जो उसके अधीनस्थ लोग होते हैं उनको एक बल मिलता है और वो उन कार्यों को करने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, करने के लिए जागरूक होते हैं और वो उन कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। इन्फॉर्मिंग, नेता को इंफॉर्मेशन का भी गुण उसमें होना चाहिए कि वो जो भी उसने निर्णय लिया है
उसे वो जो है हर सदस्य को उससे इन्फॉर्म करे। संस्था के जो भी मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो बैठकों का जो व्यवहार है, बैठकों की जो कार्यवाही है, या अपनी संस्था के जो शिष्टाचार के नियम हैं, उनके बारे में सदस्यों को वो सूचना प्रदान करें, जिससे कि लीडरशिप, जो नेतृत्व होता है, वो सफलता के साथ कार्य कर सकता है। एंड इफेक्टिव लीडर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि लर्न मोर अबाउट लीडरशिप स्टाइल, कि एक नेता को अपने लीडरशिप स्टाइल वो कौन सा एडॉप्ट कर रहा है, वो फॉर्मेटिव स्टाइल अपना रहा है या प्रजातांत्रिक स्टाइल को एडॉप्ट कर रहा है या ऑथोरिटेटिव स्टाइल को अपना रहा है। तो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो किस स्टाइल को अपना करके किस कार्य को सक्षमता के साथ करा सकता है। तो लर्न अबाउट योर लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि हर कार्य प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता है, कहीं कहीं हमको ऑथोरिटेटिव स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है करेज क्रिएटिंग। करेज क्रिएटिंग यानी कि जो हमारी संस्था है, जो हमारे सहयोगी जन हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनमें उनको एंकरेज करने और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का गुण भी एक नेता के अंतर्गत होना चाहिए, कि वो समय समय पर अपने संस्था के सदस्यों को एंकरेज करें और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करता रहे। नेक्स्ट है सर्व एज ए रोल मॉडल। एक अच्छे नेता को एक रोल मॉडल की तरीके से काम करना चाहिए, एक ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे उसके अधीनस्थ लोग हैं, वो भी उस कार्य को करने के लिए उसी तरीके से व्यवहार करें, कार्य करें जैसा कि एक नेता करता है। जैसे कि अगर नेता पंक्चुअल है तो उसके सदस्य भी पंक्चुअल होंगे। अगर लीडरशिप का जो स्टाइल है, अगर वो उसके अंतर्गत अगर वो अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, अच्छे से बात करने का तरीका है, तो जो उसके अधीनस्थ जन है वो भी अच्छे से बात करेंगे, अच्छे लीडरशिप स्टाइल को फॉलो, अच्छे इफेक्टिव स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से वो भी ड्रेसअप हो करके आएंगे। तो एक रोल मॉडल की तरीके से उसको जो है सर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है बी पैशनेट। बी पैशनेट, जो नेता जो कार्य कर रहा है अपने ग्रुप के अंतर्गत, उस कार्य के प्रति उसमें निष्ठा होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर वो अपने ग्रुप के अंतर्गत बहुत निष्ठा के साथ, बहुत लगन के साथ अगर कार्य कर रहा है, तो समूह के दूसरे लोग भी उतनी ही निष्ठा और लगन के साथ कार्यों को करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट है लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज जो चीजें पढ़ ली वो पर्याप्त है, हमको निरंतर उस दिशा में पढ़ना होता है, सीखना होता है, जानना होता है, और हमको कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कला में भी अगर निपुण हैं, तो हम एक अच्छे नेता हो सकते हैं, अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समय समय पर सीखना होगा और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरीके से बताएं, जिससे कि लोग उस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एक नेता को हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण का अपनाना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का के कारण हम अपने समूह के अंतर्गत एक सकारात्मक
अभिवृत्ति को डेवलप कर सकते हैं, सकारात्मक एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर नेता किसी भी परिस्थिति में अगर हार नहीं मानता है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए अगर तैयार रहता है, तो उसके जो ग्रुप मेंबर हैं, समूह के जो सदस्य हैं, उनका भी जो दृष्टिकोण होगा वो भी पॉजिटिव होगा और वो भरसक तरीके से उस कार्य को करने के लिए सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज पीपल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन। कल भी मैंने जब मैं थ्योरी बता रही थी, थ्योरी के अंतर्गत उसमें ये बताया गया कि अगर ग्रुप मेंबर अगर कुछ अंशदान करना चाहते हैं, कुछ शेयर्स अपना देना चाहते हैं, तो नेता को अपने ग्रुप के सदस्यों को एनकरेज करना चाहिए कि वो उनके कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए इनवाइट करना चाहिए कि किस तरीके से हम उनके कंट्रीब्यूशन को ले सकते हैं। और लोगों को ग्रुप के फैसले लेने में उनको एंगेज करना चाहिए। ग्रुप की जो समस्याएं हैं, संस्था की जो समस्याएं हैं, उनको भी ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर वो अपने लोगों को एनकरेज करेगा समय समय और उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके कार्यों के रूप में, धन के रूप में, उनकी सेवाओं के रूप में हम किसी तरीके से अगर कंट्रीब्यूशन वो देना चाहता है ग्रुप मेंबर, तो हर एक नेता को उसका स्वागत करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेट योर फॉलोअर्स। हमेशा अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, उनको मोटिवेशन देने का कार्य एक नेतृत्व को हमेशा ही करना चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से अपने कार्यों को कर सके। अगर कहीं गलती होती है तो हमें नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि उनको सकारात्मक रूप से उधर उनको प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। अगर हम अपने अधीनस्थ लोगों से काम कराते हैं, संस्था के लोगों से कार्य कराते हैं, तो हमें समय समय पर उनके कार्यों के लिए, उनके प्रयासों के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए हमें कभी समय समय पर रिवार्ड्स देना चाहिए और उनको रिकॉग्निशन भी देने की हमें जरूरत होती है कि हम उनको रिकॉग्नाइज भी करें लोगों के सामने कि उस व्यक्ति ने इस स्तर का कार्य किया है, उससे इतने लोगों की हेल्प हुई। तो इससे क्या होगा कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देने से उस जो जिस व्यक्ति ने वो कार्य किया है उसके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कीप ट्राइंग न्यू थिंग। एक अच्छे नेता को हमेशा जो है समय समय पर नई नई चीजों को ट्राई करना चाहिए। नई नई चीजों को ट्राई करने से ये होता है कि हम जो ग्रुप मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर के साथ हम न्यू इनिंग्स कर सकते हैं। नई चीजों की जानकारी के साथ उस ग्रुप में कुछ नए इनोवेटिव तरीके हम ला सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये तो मैंने एक सामान्य से एक नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है एक संस्था के अंतर्गत उसके बारे में मैंने ये बताया कि किस तरीके से एक नेता अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है और किस तरीके से इफेक्टिवली वो अपने संस्था के सदस्यों के साथ व्यवहार कर सकता है। अब एक शैक्षिक नेता जो हमारा एजुकेशनल लीडर है, जैसे कि प्रिंसिपल है, ठीक है, जो शैक्षिक रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ बात करनी चाहिए कि एक शैक्षिक नेता का जो नेतृत्व का तरीका है, नेतृत्व का जो गुण है, वो उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। तो एक शैक्षिक नेता के प्रभावशाली गुण के लिए सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो है आदर्श चरित्र, सद्भावना, ईमानदारी, न्यायप्रियता। ये वे गुण हैं जिनके माध्यम से जो एक शैक्षिक नेता जो है वो अपने व्यक्तित्व को शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत प्रभावशाली बना सकता है। अगर उसका चरित्र
अच्छा है, उसका आदर्श चरित्र है, या जो सद्भावना से प्रेरित है, वो सभी धर्म, वर्ग, जाति के लोगों को एक साथ लेकर के चलता है, उसमें ईमानदारी है, वो हर काम बहुत जस्टिफिकेशन के साथ करता है, बहुत न्यायप्रियता के साथ करता है, ईमानदारी का गुण अगर उसमें है, तो एक शैक्षिक नेता का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो सकता है। और अगर इसके अभाव में हम जो शैक्षिक नेता होता है वो एक अच्छे शैक्षिक नेता की कोटि में हम उसको नहीं रख सकते। तो एक शैक्षिक नेता के लिए एक आइडियल कैरेक्टर, ऑनेस्टी, जुडिशियस इत्यादि क्वालिटीज का होना अत्यधिक आवश्यक है, तभी वो एक प्रभावशाली शैक्षिक नेता हो सकता है। इसके बाद है व्यावसायिक और शैक्षिक ज्ञान, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। किसी भी शैक्षिक नेता को अगर वो किसी ट्रेनिंग कॉलेज में अगर प्रिंसिपल है या ट्रेनिंग कॉलेज में सीनियर टीचर है, तो उसको व्यावसायिक विषय वस्तु का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो भी चीज पढ़ाई जाती है वो प्रोफेशनली अगर उसे तैयार होंगी, अगर वो प्रोफेशनली इक्विप्ड होगा, तो अपने संस्था के अंतर्गत उन सारी कार्यों को, उन सारे पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधियों को, कार्य करने के तरीकों को वो अच्छे तरीके से उनको अप्लाई कर सकता है। दूसरा, उसका एजुकेशनल नॉलेज भी बहुत उन्नत किस्म का होना चाहिए। उन्नत अगर होगा तो अपने ज्ञान के माध्यम से वो शिक्षकों को, अपने अधीनस्थों को और अपने छात्रों को वो प्रभावित कर सकता है। तो किसी भी शैक्षिक नेता का व्यावसायिक और शैक्षिक ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। उत्कृष्ट स्तर का अगर ज्ञान होगा तो वो शैक्षिक नेता का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है। समायोजन करने वाला, टू मेक एडजस्टमेंट इन एवरी सिचुएशन। चाहे हमारी परिस्थिति विद्यालय के अंतर्गत हो, विद्यालय के बाहर हो, कक्षा में हो, कक्षा के बाहर हो, शैक्षिक नेता का ये मुख्य दायित्व है कि उसमें एडजस्टमेंट की क्वालिटी होना आवश्यक है, कि वो किस तरीके से किन परिस्थितियों में वो अपना एडजस्टमेंट करता है। अगर उसमें समायोजन का गुण नहीं होगा तो वो अपने विद्यालय का जो नेतृत्व है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो शैक्षिक नेता को समायोजन का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है, कि समायोजन से हमारा अभिप्राय है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं उन परिस्थितियों में हमको समायोजन की क्षमता हमें स्वयं निर्मित करनी होगी। जैसे कि कोरोना काल था, कोविड पीरियड था, तो उसमें हर व्यक्ति ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार एक एडजस्टमेंट की क्वालिटी, एक एडजस्टमेंट का गुण हर व्यक्ति ने अपने अंदर डेवलप किया था, तभी वो उस बीमारी से लड़ने में समर्थ हुआ। तो उसी तरीके से एक शैक्षिक नेतृत्व में भी अगर समायोजन का गुण होता है तो वो शैक्षिक परिस्थितियों में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितने भी परेशानियां आ जाएं, वो उन परेशानियों से अवश्य ही उनको दूर कर देता है और उसके पास समस्याओं को सुलझाने का उत्कृष्ट तरीके होते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए, संस्थागत जो योजना है उसको, उसका ज्ञान एक प्रिंसिपल, एक आचार्य को होना अत्यधिक आवश्यक है, कि हमारे संस्थान में, हमारी संस्था में किस तरीके से मानवीय संसाधनों या भौतिक संसाधनों का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उनका अच्छी तरीके से उपयोग करना है, इनका ज्ञान उसे
या प्रिंसिपल को होना अत्यधिक आवश्यक है। तो संस्थागत योजना का ज्ञान एक प्रिंसिपल को अगर होगा तो वो अपनी संस्था के हितार्थ नीतियों का निर्माण, उनका कार्यान्वयन, उनका नियोजन, उनका मूल्यांकन, नियुक्ति करना, धन की व्यवस्था करना, बजट की व्यवस्था करना, कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, शैक्षिक और पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन करना इत्यादि का ज्ञान तभी एक अच्छे नेता को होगा जबकि उसको संस्थागत योजना, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का उसको प्रॉपर ज्ञान होगा। विद्यालय का शुरुआत करने या जब जून में विद्यालय समाप्त होता है, जून में जब कक्षाएं जब नहीं लगती हैं, तो उसी टाइम एक शैक्षिक नेता को अपने अगले वर्ष के लिए पूरी प्लानिंग कर लेनी होती है कि हमें अगले वर्ष किस तरीके से अपनी कक्षाओं में उन्नत किस्म की पढ़ाई के लिए, उन्नत किस्म की शिक्षा के लिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी, किन टीचर्स को हमें ट्रेनिंग के लिए भेजना है, कौन कौन से कार्य हमें एजुकेशनल कराने हैं, कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटियों का आयोजन करना है। इन सारी चीजों का ज्ञान उसे संस्थागत योजना के अंतर्गत अगर होता है तो विद्यालय के जितने भी कार्य हैं उनको वो सुचारू तरीके से करता है और इसके कारण ही उसका जो नेतृत्व होता है वो प्रभावी नेतृत्व होता है। नेक्स्ट है बाइस्डनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। उसका जो दृष्टिकोण है वो पक्षपात रहित हो, उसमें किसी भी तरीके की प्रेजुडिस का अभाव होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो अगर ये गुण पूर्वाग्रह और बाइसनेस के गुण अगर एक नेतृत्व को के पास होते हैं, वो उसको उनकी जानकारी होती है और उनको वो सही तरीके से उनका यूटिलाइज करता है कि वो पक्षपात तरीका नहीं अपनाता है, पक्षपात ढंग से कार्य नहीं करता है, लोगों के साथ वो मिलजुल करके काम करता है, किसी के साथ पूर्वाग्रह से कोई निर्णय नहीं लेता है। तो एक नेता का जो व्यक्तित्व होता है उसका सभी आदर करते हैं, उसका सभी सम्मान करते हैं और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली माना जाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए हमें लिसन टू अदर, हमें दूसरों के विचारों को भी सुनना आना चाहिए और उनके प्रति हमें आदर भाव भी रखना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के विचारों को नहीं सुनते हैं या उनके प्रति हम आदर भाव नहीं रखते हैं तो हमारा जो शैक्षिक नेता का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता है। तो प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व के लिए हमें दूसरों के विचारों को सुनना और उनके विचारों को आदर भाव हमें रखना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज, चाहे वो राइटिंग का नॉलेज हो, लेखन की क्षमता हो, राइटिंग स्किल हो या ओरेटिव स्किल हो, तो इन दोनों में एक नेता को उसको दक्षता होनी चाहिए, फुल कॉम्पिटेंसी उसकी होनी चाहिए कि वो भाषण और लेखन की क्षमता का उसको पूरी तरीके से अगर ज्ञान होता है तो वो एक अच्छा और प्रभावशाली नेता हो सकता है। तो शैक्षिक नेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए उसे एक अच्छा ओरेटर और उसे अच्छा एक लेखन क्षमता से युक्त व्यक्तित्व का होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर वो एक अच्छा भाषण करने वाला या लोगों को बांध के रखने वाला या अपनी लेखन शक्ति से दूसरों को आकर्षित करने वाला अगर है तो लोग उसके व्यक्तित्व का हमेशा ही आदर करते हैं और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है। पहल करने की क्षमता या उत्तरदायित्व निर्वहन करने की योग्यता,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने की कैपेसिटी, टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इनिशिएशन की पावर। तो एक अच्छे शैक्षिक नेता के लिए इन दोनों गुणों का होना परम आवश्यक है कि वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में पहल करने की जो क्षमता है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उत्तरदायित्व उसको दिए गए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई है, चाहे वो उसको शैक्षिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपॉइंटमेंट से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इवैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत पहल करने की क्षमता का दायित्व एक अच्छे नेता को होना अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, आशावादी दृष्टिकोण। हर नेता का जो दृष्टिकोण होता है वो अगर आशावादी नहीं होगा तो वो अपने कार्य क्षेत्र में उन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। उसी तरीके से एक शैक्षिक नेता का भी दृष्टिकोण हमेशा ही आशावादी होना चाहिए, और अगर शैक्षिक नेता का दृष्टिकोण आशावादी होता है तो उससे शिक्षक, छात्र और अन्य जो अधीनस्थ जन हैं वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने में योग्य हो सकते हैं। तो एक आशावादी दृष्टिकोण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उसके साथ साथ एक नेता का दृष्टिकोण तो आशावादी होना ही चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को लीड करना होता है, बहुत सारे लोगों को के ऊपर उसको कार्य करना होता है। अगर उसका दृष्टिकोण आशावादी नहीं होगा तो दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनको भी अपने कार्यों को करने में मतलब उनको भी इंटरेस्ट नहीं आता है, वो भी निराशावादी दृष्टिकोण के शिकार हो जाते हैं। प्रशासनिक योग्यता में निपुण, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में भी बहुत योग्य होना चाहिए, एबिल होना चाहिए। अगर प्रशासनिक कार्यों में अगर उसके अंतर्गत निपुणता नहीं है तो वो उन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रशासनिक कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा तो विद्यालय के जो भी कार्य प्रशासनिक होंगे उनमें उसकी हर जगह फेलियर होने से विद्यालय का आर्थिक क्षति होगी, शैक्षिक क्षति होगी, बहुत सारे नुकसान विद्यालय को हो सकते हैं। तो प्रशासनिक योग्यता का ज्ञान भी एक अच्छे प्रभावशाली शैक्षिक नेता को होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद मनोविज्ञान का ज्ञाता, उसे साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान का ज्ञान एक नेता को होता है तो वो हर व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में उसका बहुत योगदान होता है। वो उन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम होता है अगर उसे मनोविज्ञान का ज्ञान है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट की क्वालिटी उसके अंतर्गत आ जाती है। वो हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाने की योग्यता रखता है, वो बच्चों के बिहेवियर को जान सकता है, वो एडल्ट की साइकोलॉजी को समझ सकता है। मतलब उसे जो है अगर मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो शैक्षिक व्यवहार, बालकों के व्यवहार, कर्मचारियों के व्यवहार, इनको बहुत अच्छे तरीके से जानने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने वाला। मतलब जो भी शैक्षिक नेता है वो समाज की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही उसको कार्य करना चाहिए। समाज की जो नीति है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो स्वरूप है, वर्तमान व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर शैक्षिक नेता कार्य करता है तो वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो सकता है। अगर वो वर्तमान व्यवस्था के अकॉर्डिंग, समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो अगर कार्य नहीं करता है, निर्णय नहीं लेता है, तो उसको हम एक प्रभावशाली नेता
नहीं मानते हैं। इसके बाद उसे दूरदर्शी और मिलनसार होना चाहिए, मतलब उसका जो दृष्टिकोण है वो दूर तक देखने वाला होना चाहिए कि भविष्य में क्या किन चीजों की आवश्यकता होगी, भविष्य में हमें किन किन बिहेवियर्स को हमें एडॉप्ट करना होगा, भविष्य में हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को पालन करना होगा, भविष्य में हमें किस किस करिकुलम की जरूरत होगी, भविष्य में हमें कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज हमें कराने पर, को करिकुलर एक्टिविटी कराने पर हमें बल दिया जाना है। तो अगर उसका जो दृष्टिकोण दूरदर्शी होगा, वो फोर साइट अगर देख सकेगा और उसका जो बिहेवियर है वो मिलनसार होता है, तो वो नेता एक प्रभावशाली शैक्षिक नेता की अंतर्गत आता है और उसको हम प्रभावशाली नेता स्वीकार करते हैं। वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, अपने संस्थान के अंतर्गत उन सारे कार्यों को प्रभावशाली ढंग से, अच्छे तरीके से वो करने में सक्षम होता है। इस तरीके से जो नेता होता है वो बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को किन किन चीजों के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था करना, उनके लिए समाज के अनुरूप कौन से संसाधनों को जुटाना है उनकी व्यवस्था करना, विद्यालय में किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें वर्तमान में लागू करना है, उन चीजों को विद्यालय में रिक्वायरमेंट लाना या उनकी पूर्ति करना, ये सारी चीजें जो है एक दूरदर्शी और मिलनसार जो व्यक्ति होता है, जो शैक्षिक नेता होता है, वो इन सारी चीजों को करने में सक्षम होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक शैक्षिक नेता का मैं एथिक्स और एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, उसे किस तरीके से कार्य करना होगा, उसमें नैतिकता या जो भी हो वो किस दर्जे की होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर कि उसमें एथिक्स और एटिकेट्स वो अपने विद्यालय के अंतर्गत किस तरीके से क्रिएट करे, किस तरीके से बनाए, इन सब पक्षों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के संदर्भ में अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, केवल 1-2 मिनट ही हैं। दिव्यांगी, 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 हेमा, चलिए ठीक है, ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है, थैंक यू।